हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, ठीक है। फिर हम त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। फिर हम त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ हैं उसमें जो हमारी बुक में दी हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक त्रिभुज में असमीकाएँ क्या होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हमारा किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज क्या है, ABC, इसे नाम दिया ABC। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है, ठीक है। तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी होगी, AB, BC और CA। ये क्या है इसकी त्रिभुज की भुजाएं। और कौन कौन से होंगे इसके, ये और ये, यानी कि कोण A, इसे हम इस तरह से लिखते हैं जैसे कोण BAC, कोण ACB और कोण CBA। इसमें जो ये बीच में हमारे जो बीच में नाम होता है, जैसे इसमें बीच में A है तो इसका मतलब है ये कोण A की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें C है तो कोण C की बात कर रहे हैं, इसमें कोण B है तो कोण B की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको दिखाते हैं कोण को। तो तीन भुजाएं होती है और तीन इसमें कोण होते हैं त्रिभुज में, और ये कैसी होती है, एक बंद आकृति होती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने इसके बारे में पढ़ी थी वो थे इसके गुणधर्म। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका गुणधर्म था वो ये था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि अगर इस त्रिभुज की बात करें तो कोण A, कोण B और कोण C, इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके अलावा हमने इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था भुजाओं के आधार पर कोण तीन प्रकार के होते हैं जो हम पढ़ते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, यानी कि AB बराबर BC बराबर CA हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। मतलब AB अगर BC के तो बराबर है लेकिन CA के बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब दो भुजाएं जिसमें समान हो। एक था हमारा इसमें विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर मैंने इसका वर्गीकरण आपको बताया था। न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसमें जो कोण होता है, कोण का मान अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज का मान 90 से 180 डिग्री के बीच में हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, 90 से 180। और अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री कैसे बनता है, जैसे ये एक हमारे पास भुजा है, ये दूसरी इस पर परपेंडिकुलर लंबवत डाली है, तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम ये सब पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुज के बारे में आपको ये बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है हमारा वो सर्वांगसम है, कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज की सर्वांग समता, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं। त्रिभुज मैंने आपको बताया कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, बंद आकृति त्रिभुज होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्वांग समता क्या होती है। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि ऐसी दो आकृतियाँ को हम सर्वांगसम कहेंगे जो बिल्कुल एक जैसी है, जो बिल्कुल एक दूसरे की कैसी डुप्लीकेट है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो दो चीज़ें इसमें हम देखते हैं, एक इसमें हम देखते हैं आकार और एक इसमें देखते हैं उसकी बनावट, यानी कि आकृति कैसी है, ठीक है। अगर किसी दो चीज़ों में आकार भी एक जैसा है, साइज भी उनका एक सेम है और उसकी बनावट आकृति भी एक जैसी है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि वो दो वस्तुएं कैसी है, सर्वांगसम है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, जैसे ATM कार्ड होता है
तो अगर आप एक एटीएम कार्ड के ऊपर दूसरा एटीएम कार्ड करोगे तो बिल्कुल उसको ढक लेगा, यानी कि दोनों की आकृति और माप कैसी है, एक जैसी है। इसके अलावा आप एक ही साइज का कोई फोटो लेंगे जिसका जो मीज़र है बिल्कुल एक जैसा है, बनावट एक जैसी है, तो एक फ़ोटो दूसरे फ़ोटो को बिल्कुल ढक लेता है, तो वो भी कैसे होंगे, सर्वांग होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वांग कहते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे जो मैथ में, गणित में जो हमारी आकृतियाँ होती हैं, तो कई प्रकार की आकृतियाँ होती है, जिसमें 2D होती है, 3D होती है, ठीक है। 2D जिसमें बनाने के लिए हमें 2 अक्ष की जरूरत पड़ती है, x अक्ष और y अक्ष। 3D जिसमें हमें 3 अक्ष की जरूरत पड़ती है, x, y और z। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ आकृतियाँ लूँ, जैसे मैंने एक आकृति ली, ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, तो इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। मैंने एक दूसरा वर्ग लिया है और इसकी भी प्रत्येक भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये वर्ग, ये दोनों वर्ग कौन से, ABCD EF GH, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा वर्ग ABCD है वो वर्ग EFGH के क्या होगा, सर्वांग सम होगा, ठीक है। देखो दोनों में माप भी बराबर है और आकृति, दोनों वर्ग ही है। अब अगर मैं एक आयत लूं, तो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। और दूसरा मैंने एक वर्ग ले लिया है, ये जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो क्या ये सर्वांग सम होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसके माप भी अलग है और इसकी जो बनावट है वो भी अलग है। ये वर्ग है और ये आयत है, तो हमें पता होना चाहिए कि आकृतियाँ, कौन सी आकृति को हम क्या कहते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है। जैसे वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता होना चाहिए। आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, या जो वृत्त होता है, गोला होता है, घन या घनाभ होता है। तो ये आकृतियाँ बनती कैसे और क्या होती है, तभी हम बता सकते हैं कि वो उसी की जैसी दूसरी आकृति जो होगी वो उसकी सर्वांग सम होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों तो सर्वांग सम है, लेकिन ये वाली सर्वांग सम नहीं है। इसके अलावा अगर मैंने 2 वृत्त लिए हैं, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और एक दूसरा वृत्त लिया है, उसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, क्योंकि दोनों की बनावट और दोनों का जो आकार है वो बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन अगर मैं कहने लगूं क्या ये वृत्त इस वर्ग के सर्वांग सम है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ग है और ये वृत्त है, दोनों का आकार एकदम अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ले लूँ, तो तब भी क्या होगा, तब भी ये सर्वांग सम नहीं होंगे। इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन जो इसका आकार है वो बिल्कुल अलग है। ये वृत्त है और ये वर्ग है। तो सर्वांग सम आकृतियाँ कौन सी होती है, सर्वांग सम आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती हैं जो आकार और बनावट दोनों में बिल्कुल हूबहू एक जैसी होती है, उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। अब ये सर्वांग समता जो है ये हमें किस में पढ़नी है, त्रिभुज में पढ़नी है। तो त्रिभुज को हम कैसे सर्वांग सम कहेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम इन आकृतियों को कह रहे हैं। तो 2 त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज ये है हमारे पास ABC और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये है DEF। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप इस त्रिभुज को उठा के इसमें रखेंगे, आप मतलब इसके से इसको प्रॉपर एक माप का बनाएंगे, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, है ना, ढक देगा। तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, जब 2 त्रिभुज एक जैसे हो और एक त्रिभुज को हम दूसरे त्रिभुज पे जब रखेंगे, उसको ढक दे, पूरी तरह ढक दे, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये तो बात एक प्रैक्टिकल हुई, हम करके देखेंगे कि हमने एक त्रिभुज उठाया दूसरे पे रखा, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको कैसे सॉल्व करके बताएंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो उसमें हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो आपस में बराबर हैं या नहीं है, या फिर हम देखते हैं कि इनके संगत कोण जो हैं वो आपस में बराबर है या नहीं है। तो अगर संगत भुजाएं, 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं या 2 त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब त्रिभुज कैसा भी हो सकता है ये हमने समकोण त्रिभुज लिया है, तो दूसरा भी हमने क्या लिया है, समकोण त्रिभुज लिया है,
ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। क्यों? आप देखो आकृति भी अलग हो रही है, वैसे तो त्रिभुज है लेकिन कोण भी अलग होगा। इसमें एक ये 90 डिग्री है, इसमें कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि त्रिभुज कौन सा है। अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो दूसरा भी समबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो दूसरा भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज है तो दूसरा भी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि एक चीज़ दूसरी उसी के जैसी दूसरी चीज़ और आ गई है तो वो सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज में भी एक त्रिभुज के जैसा दूसरा त्रिभुज जब आ जाए तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं कि ये इसके सर्वांगसम होगा। तो अगर ये त्रिभुज ABCDE के सर्वांगसम है तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज का साइन इस तरह से हम बनाते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEFK। ये होता है सर्वांगसम का साइन। आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है सर्वांगसमता, सिर्फ आप ये साइन बना देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है हम इसी तरह से लिखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कोण A को हमने किसके संगत माना है, D के संगत माना है, कोण B को हमने कोण E के संगत माना है और C को हमने F के संगत माना है। कोण में अगर हम भुजा में बात करें तो हमने AC को DF के संगत माना है, EF को BC के संगत माना है और AB को DE के संगत माना है। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। मतलब अगर मैं ये लिखूं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज FED के, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मतलब सीक्वेंस में नहीं लिखा गया, क्रम में नहीं लिखा गया। तो अगर मैं यहाँ से सीक्वेंस बदल रही हूँ, यहाँ से मैं FED ले रही हूँ तो इस त्रिभुज में भी मुझे क्या लेना चाहिए, CBA लेना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, CBA लिखना। तो ये थोड़ा सा हमें आपका मतलब क्रम का भी ध्यान रखना है, तो उससे हमें ऑटोमेटिकली जब हम लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कौन सी भुजा को किसके संगत ले रहे हैं और कौन सी कोण को किसके संगत ले रहे हैं। तो त्रिभुज की सर्वांगसमता आपको क्लियर हुई होगी बच्चों। हमें इसमें से दो चीज़ें देखनी, आकार देखना है, आकार एक जैसा होना चाहिए और उसकी बनावट एक ही साइज का आकार होना चाहिए और बनावट जो है उसकी वो भी सेम होनी चाहिए। तो वो दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब जो इसमें मेन चीज़ है वो है हमारी क्या कि सर्वांगसमता की कसौटी क्या है, कौन कौन से क्राइटेरिया जिनसे हम सिद्ध करेंगे कि ये सर्वांगसम होंगे। बच्चों अब हम बात करते हैं त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटियों के बारे में। कौन कौन से क्राइटेरिया जिससे हम सिद्ध करेंगे कि ये त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें पहली कसौटी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। अब जो पहला हमारे ये 2 त्रिभुज है इसमें कहा गया है कि एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर भुजा की मतलब माप मानते हुए आपको 2 त्रिभुज बनाने हैं। तो ये त्रिभुज है, इसमें हमने 5 सेंटीमीटर की भुजा ली है और इसमें हमने ये समबाहु त्रिभुज बना लिया है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिभुज बनाया है जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है और बाकी की जो 2 माप है वो अलग अलग है। मतलब बस हमें एक माप 5 सेंटीमीटर लेनी है, बाकी 2 और माप लेने के लिए हम स्वतंत्र है, कैसा भी त्रिभुज बना सकते हैं किसी भी माप का। तो क्या ये आपस में सर्वांगसम होंगे? तो ये आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में ये क्या है, बराबर नहीं है। और आप वैसे भी प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो ये क्या है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। जब आप इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखोगे तो ये इसको कंप्लीटली नहीं ढकेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि इसमें हमें ये दिया है कि ये एक भुजा 2 त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर खींचनी है, ठीक है। और एक कोण दिया है, ये 50 है और ये भी 50 है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक भुजा और एक कोण बराबर होने से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, क्योंकि जब इस त्रिभुज को ये कोण बनाएंगे तो ये माप और ये माप, ये वाली और ये माप, इसको हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, कोई भी माप ले सकते हैं। हो सकता है कि इसे हम मतलब छोटा करके बना ले या इसे हम बड़ा करके बना ले। तो इन दोनों की जो माप है वो अलग हो सकती है। तो आप जब एंगल बना के भी देखेंगे तो उससे भी आपको क्लियर होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर दो त्रिभुज में एक कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है तो वो आकृति एक जैसी बन जाएगी, वो नहीं बनेगी। तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, ये 2 त्रिभुज दिए हुए हैं,
इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा भी दी हुई है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और एक कोण दिया गया है 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब जब दो संगत भुजाएं बराबर होती है और एक कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आप जब इसे बनाओगे और आप बना के इसको देखोगे, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर उठा के रख दोगे तो वो उसको कम्प्लीटली ढक देगा, क्योंकि उनकी आकृति भी, आकार भी एक जैसा निकल के आता है और जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती है। और इस कंडीशन को, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भुजा कोण भुजा। ठीक है, इस कसौटी का नाम हम क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा कसौटी। ठीक है, साइड एंगल साइड। तो हमारे पास पहली कसौटी कौन सी आई, भुजा कोण भुजा। आगे हमें जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पे, या फिर हमें इस पे प्रमेय अगर आए तो हम अगर इस चीज़ को लगा रहे हैं बीच में, ठीक है, सर्वांगसमता सिद्ध कर रहे हैं, तो हम अगर संगत भुजा या संगत कोण को अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसमें आगे इस तरह से लिखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, भुजा कोण भुजा कसौटी यूज़ की है हमने इसमें। तो ये पहला क्राइटेरिया है किसका, सर्वांगसमता सिद्ध करने का त्रिभुज की। तो अगर दो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, मतलब संगत दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा कसौटी कहते हैं। अब इस कसौटी पर पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। बच्चों हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, एक ये चित्र बना हुआ है इसमें, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, आपस में मिली हुई है, इस तरह से ये दो त्रिभुज बना रही है, क्या, OCB OAD। और इसमें हमें दिया हुआ है कि OA जो है वो OB के बराबर है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और OD जो है वो OC के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें दो चीज़ें इसमें सिद्ध करनी है। एक तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। ये किसका साइन है, सर्वांगसमता का साइन है। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ साइन बना देंगे तो इसका मतलब वो सर्वांगसम है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। दूसरा AD जो है वो BC के क्या होगी, समांतर होगी। ये पैरेलल लाइन का साइन होता है, समांतर लाइन का, तो हमें लिखना नहीं है, इसमें साइन बना के ही हम समझ जाएंगे कि ये समांतर प्रूव करा रहा है हमसे। तो AD यानी कि ये जो भुजा है, इस भुजा के हमें क्या सिद्ध करनी है, पैरेलल समांतर सिद्ध करनी है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समांतर सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब इसमें हमें दो चीज़ें तो दी हुई है कि OA बराबर है OB के और OD बराबर है OC के। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बताती, कोण COB बराबर होगा कोण AOD के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, मैंने आपको कोण के बारे में बताया था, जब दो समांतर रेखाएं होती है और तो वो किस किस तरह के कोण बनाती है, शीर्षाभिमुख कोण बनाती है, संगत कोण बनाती है, एकांतर कोण बनाती है। तो इस तरह के कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वो आपस में हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इसमें दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है। तो अभी तो हमने यही कंडीशन पढ़ी है, यही कसौटी पढ़ी है कि अगर दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। क्यों, भुजा कोण भुजा कसौटी से। ये त्रिभुज का एक क्राइटेरिया होती है, कसौटी होती है कि अगर दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो वो दोनों आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट इसमें क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। अब दूसरा ये कह रहा है कि ये इसके क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अब अभी तो हमने सिद्ध किया कि ये इसके क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि हमने भी सिद्ध किया ना, त्रिभुज OAD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के। तो सर्वांगसम का मतलब क्या है, जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये इसके बराबर होगी, यानी कि संगत सारी भुजाएं क्या होंगी, सर्वांगसम में बराबर होती है आपस में, जैसे कोण बराबर होते हैं। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं बराबर होती है तथा कोण भी बराबर होते हैं,
है ना। संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण, कौन सा कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा कोण ए के, ठीक है, क्योंकि ये वाली भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और कोण सी बराबर होगा कोण डी के। और ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है ये, एकांतर युग्म कोण, एकांतर युग्म कोण। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब एकांतर युग्म कोण हो बनते हैं तो वो दो जो रेखाएं होती है वो आपस में कैसी होती है, समांतर होती है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि AD जो है वो पैरेलल होगी किसके, CB के, क्योंकि हमने इसके एकांतर जो कोण है वो आपस में बराबर दिखा दिए। देखो शीर्षाभिमुख कोण भी है इसमें, एकांतर कोण भी आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो पहले हमने इन्हें सर्वांग सिद्ध किया, ठीक है, कौन सी कसौटी से, भुजा कोण भुजा से, और फिर हमने इसको समांतर सिद्ध किया। कैसे, क्योंकि ये हमारे पास कैसे थे, सर्वांगसम थे, सर्वांगसम थे तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि आपस में ये सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज। तो इससे बने हुए जो एकांतर कोण है वो आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, AB एक रेखाखंड है, ये जो AB है एक रेखाखंड है, इस पर रेखा L एक लंब समद्वि भाजक है। ये जो रेखा है हमारी L, ये क्या है, AB पर लंब समद्वि भाजक है। लंब समद्वि भाजक का मतलब है कि ये क्या होंगे, ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और समद्वि भाजक है यानी कि दो बराबर पार्ट में उसको काट रहा है। तो इस पर स्थित एक बिंदु P है, ये हमने बिंदु P है, तो दर्शाइए कि जो बिंदु P है वो A और B से समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि PA है, PA जो होगा वो बराबर हमें PB के सिद्ध करना है। ये दोनों दूरी जो है हमें बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। अब ये इस पे लंब समद्वि भाजक है, तो ये बिंदु C जो होगा, बिंदु C AB का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब क्या है, AC बराबर CB होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो उसमें क्या होगा, संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी जो हमें सिद्ध करनी है। तो हम क्या सिद्ध करेंगे, इसमें हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि त्रिभुज ACP सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा त्रिभुज BCP के, ठीक है, ये हमें इसमें सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे। देखो ये दो हमारे पास अलग त्रिभुज है, तो इन दोनों त्रिभुज में AC तो BC के बराबर हो गया। अभी हमने बताया कि C जो है इसका मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर हो गया, और जो PC है वो PC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। इसमें आप लिखेंगे त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज BCP में हम सिद्ध कर रहे हैं। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये दोनों, ये जो PC भुजा है ये दोनों त्रिभुज में कैसी है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसके अलावा कोण PCA बराबर होगा कोण PCB के, और वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, ये वाला कोण इस कोण के 90 डिग्री है। अब इन दोनों त्रिभुज में हमने दो भुजाएं बराबर दिखा दी और एक कोण बराबर दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। और ये सर्वांगसम है तो इसकी सारी संगत भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि PA जो है वो PB के बराबर होगा, यानी कि बिंदु P A और B से समदूरस्थ होगा। तो इस कसौटी का यूज करके हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसे हमने यहाँ पे लिखेंगे किससे, भुजा कोण भुजा कसौटी से हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या कराया, सर्वांगसम सिद्ध कराया। बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि त्रिभुज होता क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी,
सर्वांग समता के बारे में हमने पढ़ा, और त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। और उसको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पहली कसौटी आज हमने पढ़ी जिसका नाम था भुजा कोण भुजा। इसकी दूसरी कसौटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।